तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या कर रहा था? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक कर रहा है। कहां से कर रहा है? नॉन रिड्यूसिंग एंड पर जो दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं उन दोनों के बीच में जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहा है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और उसके बाद कैसे कर रहा है? क्योंकि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का अटैक हुआ और एंजाइम है इसके एक्टिव साइट पर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हुआ और रिमूविंग द टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू एज alpha D glucose 1 phosphate, and then that phosphate is inorganic phosphate is attached to the oxygen of the carbonyl carbon. This oxygen is from the carbonyl carbon only. ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया. See, this bond has been broken, not this bond. समझ में आ रहा है अंतर? नॉन रिड्यूसिंग एंड पर ऑक्सीजन जो है फर्स्ट जो मोनोसेक्राइड था उसका रिटेन्ड है, दैट ऑक्सीजन which is involved in the glycosidic bond. Okay, and this oxygen is retained here at the first carbonyl carbon के पास है और ये कार्बन है कार्बन नंबर 4. पिक्चर क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। आप ध्यान दो, यहाँ ये शेडेड स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीजन इज देयर इन दिस. ओके, सो इसीलिए यह फॉस्फेट ग्रुप अगर डायरेक्ट यहां पर अटैच्ड होता, ऑक्सीजन इसका अपना होता, सपोज जब ये जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था तब भी तो ऑक्सीजन इसके पास था ही अपना पीआई फॉर्म में. ओके, तो वो ऑक्सीजन इसका अपना रहता और ये ऑक्सीजन जब रिमूव हो जाता, मान लो कि ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का ओरिजिन क्या कहां से है? ये ऑक्सीजन जो है is the same oxygen which is linked in the glycosidic bond. This oxygen. Can you observe the difference? अगर ये ऑक्सीजन पायरोफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का होता तब कहा जा सकता था कि वो कार्बोनिल कार्बन में अटैच हुआ है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि इम्पॉसिबल है. इनफैक्ट this inorganic phosphate has been replaced here by hydrogen. It has replaced here hydrogen. You can say that this phosphate group has added by replacing H from here. Suppose करो यहाँ पर H है और इस H को रिप्लेस करके ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है. ठीक है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप तो नहीं कहा जाएगा कि कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. यस और नो? यस सर, ऑक्सीजन से. इसीलिए ग्लूकोज फॉस्फेट 1 का फॉर्मेशन संभव हो पाया है. ये इस एंजाइम का कमाल है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का. और इस बॉन्ड के ब्रेक होने, इस बॉन्ड में जो कंजर्व्ड एनर्जी था वो जो है यूटिलाइज हो गया यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन में. ओके, नहीं तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फोराइलेट होना इज नॉट पॉसिबल. नहीं तो अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से डायरेक्टली फॉस्फोराइलेट हो जाने लग जाए तो क्या जरूरत है इसका? ग्लूकोज से डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा. जो कि ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप है, बिना एटीपी खर्च किए ही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाए. लेकिन नहीं, वो ग्लूकोज वहां पर अकेला है, कोई भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है वहां पर ग्लूकोज के पास.
यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में ये ग्लूकोज इन्वॉल्व था, तो इसके बॉन्ड के ये एनर्जी रिच बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो एनर्जी हुआ रिलीज हुआ, so that energy is utilized in the here the phosphorylation of glucose 1 phosphate. ठीक, समझ में आया बात? यस सर। अब देखो ये पिक्चर कितना आसान है, आप समझ जाओगे तुरंत, एज सिंपल एज इट इज। ग्लाइकोजन चेन है, सपोज हो सकता है ये स्टार्च का भी चेन रहता, तो सेम ही बात है। ओके, इस चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज को नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लाइकोजन पायरोफॉस्फेट ब्रेक कर रहा है विद द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, गिविंग यू ग्लूकोज 1 phosphate now, and glycogen or that polymer shortened by one residue। तो ये फिर इसमें नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट हो गया, नॉन रिड्यूसिंग एंड क्रिएट हो गया, फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज आएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेगा, एक ग्लूकोज और निकाल देगा। इस तरह से नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है प्रोडक्ट में क्रिएट होते जाएगा, क्योंकि फोर्थ कार्बन जो है जब भी ये टूटेगा बॉन्ड, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ये लेके चला गया कार्बोनिल कार्बन, और यहाँ पर जो है H2O का OH आकर के ऐड होगा, तो यहाँ पर फोर्थ जो है नॉन रिड्यूसिंग एंड हमेशा क्रिएट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। ठीक है, देखिए यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, दैट विल बी क्रिएटेड आफ्टर ईच क्लीवेज। तो एक एक करके ग्लूकोज निकलते गया, साथ ही नॉन रिड्यूसिंग एंड भी क्रिएट होते गया इन द प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रक्रिया चलते रहती है तब तक जब तक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज रुक ना जाए इस चेन में आगे बढ़ते बढ़ते। कब रुकेगा ये? ब्रांच पॉइंट से 4 रेसिड्यू पहले। ठीक, आ रही आवाज मेरी? हेलो? यस सर। ठीक है, हम बताएंगे ब्रांच। देखिए सेकेंड फिगर वही है, तब तक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्लीव करते जाएगा 1 by 1, ग्लूकोज रेसिड्यू को हटाते जाएगा जब तक ब्रांच पॉइंट ना आ जाए, और ब्रांच पॉइंट से 4 रेसिड्यू पहले ही वो रुकेगा और दूसरा एंजाइम आएगा। देखिए पहले ये देख लीजिए, रिमूविंग टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यूज एज, टर्मिनल ग्लूकोज रेसिड्यू जो निकल रहा है अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में, डी ग्लूकोज 1 phosphate। ये फिगर 15-27 है यही। ठीक है, रिमूवल ऑफ ग्लूकोज रेसिड्यू फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ ए ग्लाइकोजन चेन बाय ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं ये फिगर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेटिव, the enzyme removes successive glucose residues until it reaches the 4th glucose unit from the branch point। अब वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट फिगर में 4th ग्लूकोज रेसिड्यू पर कहाँ वो स्टॉप होता है। So this phosphorylasis reaction is different from the hydrolysis of glycosidic bonds by amylase। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उससे अलग है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है क्या कर रहा है, एमाइलेज क्या कर रहा है, अल्फा एमाइलेज, बताए थे ना, वो टर्मिनल एंड से नहीं, उसके लिए कोई रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एंड मतलब नहीं है, वो बीच में कहीं भी क्लीव कर देगा, उसको जहां भी एक्सेस मिलेगा बीच में क्लीव कर देगा, यानी दूसरा तीसरा के बीच में, टर्मिनल को छोड़ करके बीच में सारे बॉन्ड्स को वो क्लीव कर सकता है अल्फा एमाइलेज, इसीलिए वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो अल्फा एमाइलेज एक बार आएगा तो ग्लूकोज फटाक से च्यू हो जाता है तुरंत, इसीलिए सलाइवा में अल्फा एमाइलेज जो है आपको स्टार्च को तुरंत माल्टोज में बना दिया, तुरंत 2-2 खुंडी में अलग कर दिया, दो मोनोसेक्राइड के यूनिट्स में। ठीक है, माल्टोज को ब्रेक नहीं कर सकता है, क्योंकि माल्टोज का फिर वो टर्मिनल एक ही बॉन्ड है, उसके लिए माल्टेज एंजाइम आएगा, लेकिन बीच बीच में ब्रेक करने की वजह से 2 फ्रेगमेंट 3 फ्रेगमेंट कार्बोहाइड्रेट 4th फ्रेगमेंट, इस तरह से वो आसानी से ब्रेक कर देता है अल्फा एमाइलेज।
during intestinal degradation of dietary glycogen and starch. In phosphorolysis, इस प्रक्रिया को कहा गया phosphorolysis. Enzyme is phosphorylase. Phosphorylase, glycogen phosphorylase. Some of the energy of the glycosidic bond is preserved in the formation of the phosphate ester glucose 1-phosphate. ठीक है, यही बता रहे हैं हम, एक्सप्लेन किए, जो एनर्जी आया वो यहाँ स्टोर्ड हो गया. phosphate ester glucose 1-phosphate, that is the product. Now see, देखिए, हाँ एक चीज और है, पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट. पता है पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट, नाम सुने हो कभी? इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी भी बोलते हैं. आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, यस आ रही है सर. आ रही है. पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट, सॉरी पीएलपी बोलते हैं, टी नहीं, पीएलपी. ये विटामिन B6 है. Pyridoxal phosphate is an essential cofactor in the glycogen phosphorylase reaction. Its phosphate group acts as a general acid catalyst, promoting attack by pi on the glycosidic bond. This is an unusual role for pyridoxal phosphate, and its more crucial role is as a cofactor in amino acid metabolism. क्यों ये इतना important है विटामिन B6 कि 140 अलग अलग तरह के इसके रोल अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, for the enzymatic actions. So one of the role of this vitamin B6 is that it is the cofactor for glycogen phosphorylase enzyme. और इसी कोफैक्टर की मदद से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ट्रांसफर होता है ग्लूकोज 1-phosphate में. तो ये कोफैक्टर रिक्वायर्ड है फॉर दिस ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम टू वर्क. अब बताइए विटामिन B6 कितना जरूरी है? B6 deficiency will lead to glycogen metabolism problem. Yes or no? यस सर. यस सर. So भी तो होता है ना सर, क्या बोले? एनीमिया भी तो होता है ना सर. हाँ अनीमिया भी होगा. हम बताए ना 140 अलग अलग तरह के इसके रोल फंक्शन है. एक फंक्शन ये भी. Pyridoxal phosphate is an essential cofactor in the glycogen phosphorylase reaction. Its phosphate group acts as a general acid catalyst. इसका phosphate group acid catalyst का काम करता है और प्रमोट करता है अटैक बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. इसीलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड फॉर्मेशन में इस एसिड कैटालिस्ट का काम करता है पायरिडॉक्सियल फॉस्फेट, तब हो पाता है बॉन्ड का फॉर्मेशन. So this is an unusual role for pyridoxal phosphate. Its typical role is as a cofactor in amino acid metabolism. Pyridoxal phosphate की कमी से बहुत तरह के सिम्टम हो सकते हैं, एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि pyridoxal phosphate is involved in amino acid metabolism. प्रोटीन सिंथेसिस गड़बड़ा जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, ओके, एनीमिया हो जाएगा. अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में भी जरूरी है. मेन रोल वही इसका कहा जा रहा है. ये भी एक एसेंशियल रोल है. अब देखिए, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट्स repeatedly on the non-reducing ends of glycogen branches until it reaches a point 4 glucose residues away from alpha 1,6 branch point.
अल्फा 16 ब्रांच पॉइंट से 4 रेसिड्यू पहले वो स्टॉप हो जाएगा। कौन? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज अपना एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। Where its action stops. Further degradation by glycogen phosphorylase can occur only after the debranching enzyme. उसका नाम है, फॉर्मली इसको नाम दिया गया, लेकिन इतना नाम थोड़ा टेढ़ा है तो इसलिए इसको सिर्फ डीब्रांचिंग एंजाइम के नाम से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन नाम से भी आप समझ जाओगे। इसका एक्शन क्या है? ओलिगो अल्फा 126 टू अल्फा 124 ग्लूकेन ट्रांसफेरेज। यानी ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट फ्रेगमेंट का ट्रांसफर कर रहा है, कहां से? अल्फा 16 से लेके अल्फा 14 तक। अब देखिए इसका एक्शन हम फिगर में एक्सप्लेन करेंगे आपको तो समझ में आएगा। catalyzes two successive reactions that transfer branches। अब देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, बड़ा करूं क्या? Is this figure clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ओवरऑल ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर एग्जाम में आया तो ये फिगर बना दोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आराम से समझ जाओगे ये। आप देखो इस साइड क्या है? रिड्यूसिंग एंड है, और देयर आर मेनी नॉन रिड्यूसिंग एंड्स, एंड फ्रॉम नॉन रिड्यूसिंग एंड साइड ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज विल वर्क। ओके, तो अब नॉन रिड्यूसिंग एंड से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो है रिमूव हो रहा है। देखिए रिमूव हो रहा है, दिख रहा है आपको? एक एक हेक्सोज यूनिट सब अलग हुआ है टर्मिनली। ओके, इन डिफरेंट ब्रांचेस सब अलग हुए, और आगे में जो गोल ऐसे लगा हुआ है, दैट मींस ए फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड हियर। दिख रहा है? Yes, sir. दिस सर्कल मींस इट वन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू इट्स। बनाओगे इसी तरह, या डिफरेंट कलर से वहां पॉइंट कर दोगे, लगा दोगे अलग से सिंबल की यहाँ फॉस्फेट है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट नहीं, 1 फॉस्फेट। अभी हम बताए ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैसे बना। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के एडिशन से इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6 pyridoxal phosphate by this enzyme glycogen phosphorylase, because pyridoxal phosphate works as a acid catalyst, okay, for the transfer of inorganic phosphate to the oxygen group of the carbonyl carbon। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका जनरेट हुआ। अब रिमूव करते गया, तब तक रिमूव किया जब तक 4 रेसिड्यू पहले ब्रांच पॉइंट यहां पर है। ओके, तो ब्रांच पॉइंट जहां पर भी होगा, दो चेन है वहां अटैच्ड, इसीलिए 2 चेन से शुरू किया फोटो। ये 2 चेन है, 4 रेसिड्यू पहले ये स्टॉप हो गया, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ब्रांच पॉइंट 4 रेसिड्यू पहले स्टॉप हो गया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज हैज स्टॉप इट्स फंक्शन। इस बड़ा एंजाइम होता है एलोस्टेरिकली, ये जहां भी ब्रांच पॉइंट आया 4 रेसिड्यू पहले, उसका डायमीटर इसका फिक्स है, वहां पर स्टॉप हो गया, अब नहीं मूव कर सकता है। नाउ ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ डीब्रांचिंग एंजाइम। अब जब स्टॉप हो जाता है एंजाइम तो इसके एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जो है बाहर निकल गया, जैसे इसके मुंह जबड़ा से बाहर निकल गया, ये चेन बाहर निकल गया। स्टॉप होने के बाद ये दोनों डिसोसिएट हो गया। देन अनदर एंजाइम ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ द डीब्रांचिंग एंजाइम, ये काम करना शुरू किया। डीब्रांचिंग एंजाइम को एसएस मिल गया। डीब्रांचिंग एंजाइम फिर टर्मिनली जो है रिमूव करता है 3 मोनोसेक्राइड यूनिट को। ओके, और रिमूव करके उसको ऑन दिस ब्रांच, क्योंकि इस ब्रांच पर ये जो रेड से क्यों दिखाया हुआ है, यहां पर क्या है? कार्बन नंबर 1, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 वाला जो ब्रांच है, जिसका कार्बन नंबर 6 से ज्वाइन हुआ है,
In that branch, it takes the three residues and transfer to the end of, यहाँ 4 था, 4 के पीछे फिर 3 लगा दिया और एक यहाँ छूट गया, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी ऑफ द ब्रांचिंग एंजाइम, ब्रांचिंग डिब्रांचिंग एंजाइम का ही काम है ये, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो पहले इसको ट्रांसफर कर दिया ऑन द नेबरिंग चेन एंड देन, क्योंकि इसमें बॉन्ड किसको तोड़ना पड़ेगा, अल्फा 16 बॉन्ड को, यहाँ पर अल्फा 14 बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पहले ये हो गया अल्फा 1 ब्रेक करके उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर अल्फा 16 बॉन्ड को ब्रेक करके इसको, इस ग्लूकोज को अकेला निकाल रिलीज कर दिया, ग्लूकोज अकेला चला, फ्री हो गया ग्लूकोज। लाइब्रेरी नहीं याद, लाइब्रेरी, अच्छा रिमूव्ड। तो जो अल्फा 16 में इन्वॉल्व था अकेला, अल्फा 16 में ये भी इन्वॉल्व है बॉन्ड में, लेकिन ये अल्फा 16 में भी इन्वॉल्व है, अल्फा 14 में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, बट दिस इज इन्वॉल्व ओनली इन अल्फा 16 अकेला, इसको ब्रेक करके दिस टर्मिनल ग्लूकोज इज नाउ रिलीज्ड। अब क्या हो गया, एक ब्रांच फिर बच गया जिसमें आपके कई सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं लिंक्ड वाया अल्फा 14। अब ये अगेन सबस्ट्रेट बन गया फॉस्फोराइलेज के एक्शन का, किस फर्स्ट वाला एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। समझ में आया बात? फिर इस पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट करेगा और टर्मिनली रिमूव करते जाएगा जब तक, फिर क्योंकि हर 8 रेसिड्यू के बाद ब्रांचिंग हो रहा था ग्लाइकोजन में, 8 से लेके 12 तक में ब्रांचिंग हो रहा था ग्लाइकोजन में, तो फिर जब इसको ब्रांचिंग पॉइंट मिल जाएगा उससे 4 रेसिड्यू पहले फिर रुक जाएगा, फिर रिमूव किया, फिर आया बी ब्रांचिंग एंजाइम का एक्शन, वो एक्ट किया, ट्रांसफर किया पहले, फिर टर्मिनल वाला ग्लूकोज को रिमूव किया, देन अगेन जो है फॉस्फोराइलेज एक्शन स्टार्ट हुआ, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, इस तरह से ग्लूकोज चेन जो है रिड्यूस होता है। आया समझ में? यस सर। इसलिए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्ट्स रिपीटेटिवली on non-reducing ends of glycogen branches until it reaches a point 0.4 glucose residues away from alpha 16 branch point, where its action stops. Further degradation by glycogen phosphorylase can occur only after the debranching enzyme, formerly known as oligo alpha 126 to alpha 124 ग्लूकेन ट्रांसफेरेज, इसको याद रखोगे डिब्रांचिंग एंजाइम के नाम से, कैटलाइजेस 2 सक्सेसिव रिएक्शंस दैट ट्रांसफर ब्रांचेस। ठीक है, 2 सक्सेसिव रिएक्शन बता दिए, एक तो ये क्या किया ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, और उसके बाद ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। ठीक है, ट्रांसफेरेज एक्टिविटी में अल्फा 14 बॉन्ड ब्रेक हुआ और उसको फिर अल्फा 14 बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हुआ, ट्रांसफेरेज है, यहां से तोड़ के दूसरे जगह बना दिया, ट्रांसफर हुआ, एंड देन और एक ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, यानी ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देना कंप्लीटली, दैट इज ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी हियर, एंड दैट ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड इज अल्फा 16 catalyzes 2 successive reactions, that is transfer branches. Once these branches are transferred and the glucosyl residues at C6 is hydrolyzed,
ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी कैन कंटिन्यू। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी को आगे बढ़ने के लिए इसका भी हटना जरूरी है, तो दोनों जब हट गया तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी कैन बी कंटिन्यूड। ओके, so debranching enzyme is doing two things, that is the breaking of alpha 1,4 and the breaking of alpha 1,6, यानी ट्रांसफरेज एक्टिविटी एंड ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। क्लियर है? आगे बढ़ें। Yes. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। अब देखिए, अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस हो गया। अब इसका क्या होगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ये जो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। ये एंजाइम जो है दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, दोनों दिशा में ये गाड़ी मोड़ सकता है अपना, या तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दे, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी बना सकता है। ओके, तो कहने का मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैन एंटर ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, या तो वह जहां प्रोड्यूस हुआ है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, जैसे कि स्केलेटल मसल, ठीक, तो स्केलेटल मसल में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा, उसको सेल से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाय दिस एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज that will be converted into glucose 6 phosphate, और glucose 6 phosphate से फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का पाथवे रिएक्शंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, किसमें? स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कैन एंटर ग्लाइकोलाइसिस, या नहीं तो जैसे कि लीवर के सेल में जहां पर ग्लूकोज का एक्सपोर्ट होना है, बाहर जाना है सेल से, वहां पर इट विल रिप्लेनिश ब्लड ग्लूकोज लेवल। कैसे करेगा अब हम इस पार्ट में उसको देखेंगे। आगे बढ़ें। Yes, sir. ओके, सो अभी तक ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन पर हमको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और कुछ नहीं मिल रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिल रहा है, क्योंकि क्या था? ये तो होमोपॉलीसेकेराइड था। The end product of the glycogen phosphorylase reaction is converted to glucose 6 phosphate by phosphoglucomutase। ठीक, ये डी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बना रहा है ना, वो ये सब एंजाइम जो है हेल्पर एंजाइम है। मेन एक्शन जो है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का ही है, वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज कर रहा है। लेकिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिलीज होने के लिए जो कंडीशन जो है पैदा कर रहा है, वो ये एंजाइम कर रहा है, डी ब्रांचिंग एंजाइम, ये हेल्प कर रहा है। जैसे ही उसको स्ट्रेट चेन मिल जाएगा, ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस करेगा। ओके, डी ब्रांचिंग एंजाइम ये काम कर रहा है। अब डी ब्रांचिंग एंजाइम का जब काम हो गया, तब फॉस्फोराइलेज एंजाइम वर्क्स। ठीक है, उसके बाद अब ग्लूकोज, इसीलिए सिर्फ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमको मिल रहा है, होमोपॉलीसेकेराइड है, और मेन इसका जो ये सबस्ट्रेट, ये प्रोडक्ट है, वो एंजाइम किससे क्या था? ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को अब ग्लाइकोलाइसिस में जाना है, तो दिस शुड बी कन्वर्टेड टू क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट होगा, तभी ये आइसोमेराइज होगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ओके, और एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, which catalyzes the reversible reaction, this one, glucose 1 phosphate, glucose 6 phosphate. Initially the phosphorylated at serine residue। अब देखिए
ये समझना जरूरी है कैसे होता है ये फिगर दिख रहा है नीचे वाला? Yes, sir. Yes, सर। Yes, sir. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बन जाता है? Yes, sir. दिख रहा है. तो अब देखिए कैसे बनता है। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज के एक्टिव साइट में, इस एंजाइम के एक्टिव साइट के सीरीन रेसिड्यू में एक फॉस्फेट ग्रुप पहले से अटैच्ड रहता है। दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का? यस सर। सीरीन अमाइनो Yes, एसिड sir. रेसिड्यू में, और ये एक्टिव साइट में है इस एंजाइम के, या ये फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में रहते हैं। अब इस एंजाइम में जब आया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंटर किया, देखिए अब ये पिंक कलर वाला जो फॉस्फेट है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉस्फेट है फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है? ये फर्स्ट कार्बन था ना, यहाँ पर है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉस्फेट। तो अब ये फॉस्फेट जो एक्टिव साइट में था सीरीन रेसिड्यू पर, ये अटैक करता है 6th कार्बन पर, ठीक है? नाउ इट ट्रांसफर्स इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू द 6th कार्बन एंड तो क्या बन गया? ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फॉर a short period of time, this is the intermediate at the active site of the enzyme. Okay, and then in this active site only, first क्योंकि ये imbalanced structure है, फिर ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बैलेंस्ड हो स्ट्रक्चर है क्योंकि वो पेंटा फ्यूरान रिंग है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप में तो उसको पोजीशन मिल गया, लेकिन यहाँ पर दिस नॉट स्टेबल। सो ग्लूकोज 1, इसीलिए फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के माध्यम से ग्लाइकोलाइसिस आगे चला, इवोल्यूशन में सेलेक्ट हुआ। नया म्यूट कीजिए। तो नाउ अब क्या होगा? कार्बन नंबर 1 पर जो फॉस्फेट ग्रुप था वो फिर अटैक करता है सीरीन अमाइनो एसिड रिस्टोर हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका, इसमें ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने के बाद अब ये फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो गया फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। ओके, तो ये चला गया फिर सीरीन रेसिड्यूज को, फॉस्फेट ग्रुप, तो फिर ये रिस्टोर हो गया एंजाइम का एक्टिव साइट, ठीक है? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना उसका फॉस्फेट ग्रुप आता है एंजाइम से, और एंजाइम के पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वाला फॉस्फेट ग्रुप चला गया। सिंपल है? यस सर। सर ये सी रेसिड्यू क्या होता है? कौन सा? सी रेसिड्यू, SER जो लिखा हुआ है कहाँ कहाँ? सर, पिक्चर में जो है SER, सी रेसिड्यू, जहाँ से फॉस्फेट ग्रुप आया है। ये SER सीरीन, सीरीन सीरीन अमाइनो एसिड का छोटा नाम है, ठीक है? अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड को, जैसे अलानिन को ALA लिखते हैं ना, अमाइनो एसिड पढ़ाएंगे इसलिए आपको अभी नहीं पढ़ा। यस सर, समझ गए, सीराइन अमीनो एसिड का नाम। सीरीन अमीनो एसिड का नाम है SER। ग्लाइसिन को डिनोट करते हैं GLY से, ठीक? और कुछ सवाल है? बढ़े आगे? ठीक। Yes, sir. तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है? सो इनिशियली फॉस्फोराइलेटेड, यही बताया, इनिशियली फॉस्फोराइलेटेड एट सीरीन रेसिड्यू, द एंजाइम डोनेट्स a phosphoryl group to C6 of the substrate and then accepts a phosphoryl group from C1, ठीक है? अपना दे दिया, उसका ले लिया, ठीक?
अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म्ड, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब तो आसान है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में चला जाएगा, या नहीं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बन जाएगा कहां पर, लीवर के सेल्स में, जहां से ग्लूकोज बाहर निकलना है सेल से। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म फ्रॉम ग्लाइकोजन इन स्केलेटल मसल कैन एंटर ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर है and serve as an energy source to support muscle contraction. But in liver, glycogen breakdown serves a different purpose. यानी ग्लूकोज का रिलीज होना लीवर से into the blood when blood glucose level drops as it does between meals. Okay, so ये कैसे होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। Sir. Yes, sir. और बड़ा करें क्या? अच्छा ठीक है सर। देखिए क्या होता है, ये है आपका क्या लिखा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ऑफ द ER। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यह है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स के अंदर क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। अब हिपैटोसाइट्स जहां पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होना है जिस सेल से, स्केलेटल मसल में तो प्रॉब्लम नहीं है, G6P बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर गया, लेकिन जहां से अब G6P से अब ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिर ट्रांसपोर्ट होगा सेल से बाहर। समझ में आ रहा है मेरा बात? इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कंसेप्ट वाइज समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अच्छा Yes, sir. ये विद इन ए मिनट दिस विल एंड। ओके, तो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, तुरंत आप लोग लॉग इन फिर से एंटर करना। ओके, 1 मिनट से भी कम टाइम Okay, sir. इसका 40 मिनट पूरा होना। ओके सर। चलो, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाएगा तो हिट नहीं जाएगा। चलो एंटर करो।